आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय अध्याय 6 उत्तक भाग 6 उत्तक। संयोजी उत्तक। क्या आप जानते हैं रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है? तो इसे संयोजी उत्तक क्यों कहा जाता है? संयोजी नाम से यदि आप इसे ध्यान दें, संयोजी का मतलब होता है संयोजन। संयोजन से तात्पर्य वह पदार्थ या वह भाग जो आपके शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़कर रखने का कार्य करता है, संयोजन करने का कार्य करता है। इसीलिए इसे संयोजी उत्तक के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है कि हम इस तरह के उत्तक के बारे में यहाँ पे करेंगे। संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और ये अंतर कोशिकीय आदात्री में फंसी होती है। अर्थात आदात्री का अर्थ है जैली की तरह ये तरल, सघन या कठोर रूप में फैला हुआ होता है और आदात्री की प्रकृति के अनुसार विशिष्ट संयोजी उत्तक के अनुसार कार्य करता है। ये शरीर के सभी अंगों को आपस में विशेष रूप से जोड़ने का कार्य भी करता है। रक्त की एक बूंद को यदि आप स्लाइड पर लें, अर्थात एक कांच की छोटी सी स्क्रीन पर लेंगे और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को यदि आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आप उसके अंदर दो प्रकार के भाग उपस्थित करेंगे। एक तो द्रव्य भाग के रूप में उसके अंदर प्लाज्मा उपस्थित होता है। वहीं रक्त के तरल या आदात्री भाग को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। उसी प्लाज्मा के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिनमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेट्स यानी निलंबित भाग भी उपस्थित होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी उपस्थित होते हैं। रक्त गैसों के शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक परिवहन करवाना, अर्थात जैसे कि हमारे हृदय अर्थात फेफड़ों में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और उस ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य इसी रक्त द्वारा किया जाता है। वहीं ये हमारे रक्त के सभी भागों को आपस में शरीर में जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात जैसे कि कोई भी ऑक्सीजन या जो भी शरीर में भाग प्रवेश करता है उसे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाएगा। वहाँ शरीर के सभी भागों से बनी कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः फेफड़ों तक पहुंचाएगा। उसी प्रकार पाचक पदार्थों में बने ग्लूकोज, हार्मोन आदि पदार्थों को भी ये गति करवाने का कार्य करता है। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ यानी हमारी WBC जो रोगाणु से लड़ने का कार्य करती है, वहीं प्लेटलेट्स जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं आदि भाग प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी उपस्थित होते हैं। इन सभी का मुख्य कार्य रक्त के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर में एक भाग से दूसरे भागों में संवहन करवाना अर्थात गति करवाने में सहायक होता है। और इस प्रकार अस्थि संयोजियों उत्तक का एक अन्य उदाहरण ये पंजर का निर्माण कर शरीर को आकृति भी प्रदान करते हैं। अर्थात इस प्रकार हमारे शरीर की हड्डियां जुड़कर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे संयोजी भी कहा जाता है। जैसे कि आप एक चित्र में देख सकते हैं, कुछ विशेष प्रकार के उत्तकों का चित्रण किया गया है। ये एरियोलर उत्तक के हैं जिसके अंदर जालिका फाइबर, रेसोककर यानी फाइब्रोब्लास्ट, वृत्त भक्षाणु कोशिकाएँ, कोलेजन फाइबर, संप्रेषणी कोशिकाएँ, प्लाज्मा आदि उपस्थित होते हैं। वहीं वसामय कोशिकाएँ जो बी भाग में उपस्थित होती है, जिसके अंदर एडिपोज में मोटी सूक्ष्म बिंदु यदि द्वारा देखें तो ये इसका केंद्रक रूप है। वहीं सहत अस्थि उत्तकों में लाल रक्त कोशिकाएँ, सूक्ष्म नलिकाएँ जो यहाँ पर उपस्थित है, एवर्स नलिकाएँ, उपास्थनी, कसाब आदात्री आदि भाग उपस्थित हो सकते हैं। कसाब स्नायु उत्तक में ये पाए जाते हैं। वहीं ई में बाकी बची रक्त कोशिकाएं जैसे न्यूट्रोफाइल, इसोफिनिल, सारक रंजी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आदि कोशिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती है, प्लेट्स आदि। ये मांसपेशियों को सहारा देने का कार्य करते हैं।
ये शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा प्रदान करते हैं। ये ऊतक मजबूत और कठोर होते हैं। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों का उपयोग होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर व आधात्री में बीच में फंसी होने के कारण जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है, ये दो हड्डियों को आपस में एक दूसरे से व अन्य संयोजी ऊतकों से जोड़ने का भी कार्य करती है। यह ऊतक बहुत ही लचीले व मजबूत होते हैं। स्नायु में बहुत ही कम आधात्री होती है, जो एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा है, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाले स्थान को और संयोजी ऊतक को कंडरा के नाम से अर्थात टेंडन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही मजबूत व सीमित लचीलेपन वाला एक ऊतक होता है, जो उपास्थियों व एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा के कारण निर्मित होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाने का कार्य करती है। जहाँ उपास्थियाँ में आपकी जैसे नाक की हड्डी है, कान, कंठ और श्वास नलिया में जो हड्डियाँ पाई जाती है वो उपास्थियाँ होती है। हम कान की उपास्थि को सामान्यतः मोड़ सकते हैं, परंतु हाथ की हड्डी को नहीं। तो यही अंतर होता है एक उपास्थि और अस्थि में। उपास्थियों को सामान्य दबाव से थोड़ा सा मोड़ा जा सकता है, उसके आकार में हल्का सा बदलाव लाया जा सकता है। कभी आपने सोचा कि ये दो ऊतक एक प्रकार के भी होने के बावजूद ये किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि एरियुलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता भी है, तो आंतरिक अंगों को सहारा भी प्रदान करता है। वहीं ये ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है, तो ये हमारे शरीर में वसा का संचरण भी करता है। वसा का संग्रहण करने वाला ये वसा में ऊतक हमारी त्वचा के अर्थात हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के बीच उपस्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है, अर्थात जो फैट होता है ये उसके चारों ओर से घिरा होता है, और वसा के संग्रहित होने के कारण ये ऊष्मीय कुचालक यानी ऊष्मा का कुचालन करता है। यहाँ से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। अब है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं, जिसे पेशीय रेशा या पेशीय फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन उपस्थित होता है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन भी कहा जाता है। ये संकुचन अर्थात एकत्रित होना व वापिस प्रचार यानी फैलना दोनों ही कार्यों को कर सकता है। इसी के कारण हम कुछ पेशियों को अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर की पेशियाँ। हमारे हाथ और पैर को हम अपनी इच्छा अनुसार गति प्रदान कर सकते हैं या उनकी गतियों को रोक सकते हैं। इस प्रकार पेशियों को ऐसिक पेशी कहा जाता है, जो हमारे कंट्रोल में होती है। इन पेशियों को कंकाल पेशियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है तथा शारीरिक गति अर्थात शरीर में गति प्रदान करने में सहायक होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियाँ हल्के तथा गहरे रंग में विभक्त होती है, एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह होने के कारण इसे रेखित पेशियाँ भी कहा जाता है। इसकी ऊतक सामान्यतः लंबे, बेलनाकार, शाखा रहित यानी उसके अंदर कोई शाखा नहीं पाई जाती, बहुनाभीय होती है। हमारी आहार नली यानी भोजन नली में भी भोजन का प्रवाह, वहीं रक्त नलिकाओं में रक्त का प्रवाह, उन रक्त नलिकाओं का प्रचार, इनकी संकुचन, ये हमारी ऐसिक पेशियाँ नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। कि जैसे कि हम यदि भोजन को ग्रहण करेंगे, पर ग्रहण करने के बाद उसका पाचन करना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात इनकी गतियाँ हमारी इच्छानुसार न तो प्रारंभ हो सकती है न ही बंद हो सकती है। इसलिए चिकनी पेशियाँ अथवा अनिच्छिक पेशियाँ इनकी गति को नियंत्रित करती है। जहाँ आँख की पलक, हमारी मूत्रवाहिनियाँ, फेफड़ों की श्वसनी में आदि कोशिकाएं लंबी तथा इनका आखिरी शिरा नुकीला यानी तर्क रूपी होता है। ये एक केंद्रीय होती है, इसलिए इन्हें आरिक पेशी के नाम से भी जाता है। एक प्रश्न आया कि इनका नाम आरेखित पेशी क्यों है? क्योंकि हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर यानी एक क्रम के अनुसार, एक क्रमानुकुंचन के अनुसार प्रचार व संकुचन करती है, यानी बार बार फैलती है और एकत्रित होती है। इन अनिश्चित पेशियों को कार्डिक हृदय पेशी कहा जाता है। हृदय की पेशियाँ
कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है, यानी इसमें एक केंद्र पाया जाता है। और ये विभिन्न प्रकार की पेशीय ऊतकों की संरचना से तुलना करेंगे तो इनके आकार और केंद्र की संख्या व कोशिकाओं की में केंद्र की स्थितियों को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आकार दिखाई देगा। ये पेशीय ऊतक की कुछ संरचनाएं हैं जिनमें ये रेखित पेशीय या चिकनी पेशियाँ, वहीं ये कार्डियक यानी हमारे हृदय की पेशियाँ हैं। यदि आप चिकनी पेशी अर्थात रेखित पेशी को देखेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के केंद्रक और धारियाँ पाई जाती है। वहीं चिकनी पेशियों में तर्क रूपी पेशीय कोशिकाएँ पाई जाती है, तर्क तंतु पाए जाते हैं और इसमें भी केंद्रक की विभिन्नताएँ पाई जाती है। कार्डियक पेशियों में जैसे आप देखते हैं केंद्रक और धारियाँ उपस्थित होती है। इस प्रकार न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका ऊतक सभी कोशिकाओं में उत्तेजनाओं के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखते हैं। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत ही शीघ्र उत्तेजित हो जाती है और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। इसलिए मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है, जिन्हें तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। ये न्यूरॉन कोशिकाओं में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म से बने होते हैं। ये सामान्यतः लंबे पतले बालों जैसी पतली पतली शाखाएं होती है, संरचनाएं होती है, जो प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा भाग होता है जिसको एक्सॉन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवाद जिसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये तंत्रिका कोशिकाएं 1 मीटर तक लंबी होती है और बहुत सारे तंत्रिका रेशे जो संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, इन तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं तंत्रिका या न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का एक कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही ये संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करने में सहायक होता है। आज के गृह कार्य के रूप में आप करेंगे, उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गतियों के लिए उत्तरदायी होता है। न्यूरॉन देखने में कैसा दिखाई देता है अर्थात कैसा लगता है। हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं बताइए। धन्यवाद।